नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो गया है। हल्द्वानी के गौलापुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों का भव्य समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इसके साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, मेघालय के मुख्यमंत्री कोंगकल संगमा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद समेत कई दिग्गज वहां पर रहे। समापन समारोह में हल्द्वानी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम खचाखच भीड़ से भरा रहा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। समापन समारोह को यादगार बनाने के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में सुखविंदर कुमाऊनी, अभिनेत्री श्वेता महारा और दिगारी ग्रुप अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने उत्तराखंड में हुए 38वें नेशनल गेम्स की समापन की घोषणा की, जिसके बाद राष्ट्रीय खेलों का ध्वज उतारकर 39वें राष्ट्रीय खेल के लिए मेघालय के सीएम को सौंपा गया है। समापन समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में नंबर 1 पर स्पोर्ट्स सर्विस कंट्रोल बोर्ड यानी एसएससीबी रहा, जबकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और सेकंड रनर अप हरियाणा रहा। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन पर उत्तराखंड सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खेलों के लिए प्रदेश में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, जिससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस दौरान अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देवभूमि के साथ खेल भूमि बनाने पर भी बधाई दी है। देवभूमि अब खेल भूमि बन गई। मैं आज मेरे सामने जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। मैं सभी देवभूमि के खिलाड़ियों को, जिन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाने का यत्न किया है, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देना। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित गोरखाली सुधार सभा के जीर्णोद्धार कार्यों का निरीक्षण किया है। यह कार्य मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत स्वीकृत 99 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिसमें गोरखाली सुधार सभा के कार्यालयों, भवन, पुस्तकालय, पार्किंग और एक बहुउद्देशीय हाल का निर्माण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान काबीना मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि इसे तय समय में पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कर कमलों द्वारा इस भवन का लोकार्पण किया जाएगा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि गोरखाली सुधार सभा समाज के उत्थान और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में अहम भूमिका निभा रही है। इस भवन के नवनिर्माण से गोरखाली समाज को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। तो इधर उत्तराखंड में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मुद्दा गर्माता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में जनता स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध कर रही है। ऐसे में अब यूपीसीएल परिचालन निदेशक मदन राम आर्य ने जनता से अपील की है कि वे विभाग का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि विद्युत उपभोक्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि ये नई और अच्छी टेक्नोलॉजी केंद्र सरकार द्वारा हमारे प्रदेश में लाई जा रही है। बिजली से संबंधित पूरी जानकारी अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर घर में कोई एप्लायंस चल रहा है और तो वो भी मोबाइल के जरिए देखा जा सकता है और उसे बंद कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मीटर के जरिए अब बिजली का नियंत्रण जनता के हाथ में होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मेरे विद्युत उपभोक्ताओं को अपील करना चाहता हूं कि एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी की बहुत ही अच्छी योजना केंद्र सरकार द्वारा इस हमारे प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ये एक इतनी अच्छी स्कीम है जिससे हम अपने घर के हर मीटर अपने बिजली से संबंधित पूरी जानकारी अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। इवन
हमारे अगर आप घर छोड़ के जा रहे हैं, घर बंद करके जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि घर में कोई आपका अप्लायंसेस चल रहा हो, तो आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं और उसको बंद करा सकते हैं। इससे अच्छी फैसिलिटी क्या हो सकती है। आज के वर्तमान में क्या होता है कि हमारा मीटर चल रहा होता है, घर में कोई अप्लायंसेस चल रहे होते हैं, पता नहीं चलता है, लास्ट में महीने के अंत में अच्छा खासा बिल होता है, जबकि एक्चुअल में उनको ज़रूरत उतनी नहीं थी, उसके बाद भी वो चल रहा होता है। तो इसलिए ये इतना अच्छा है कि आपके हाथ में बिजली का कंट्रोल अब आपके हाथ में है। मैं पब्लिक से अपील करना चाहता हूँ कि आप बिजली के अपने उपभोग को अपने हाथ में रखिए। इसीलिए स्मार्ट मीटर ज़रूरी है और इसीलिए लगाए जा रहे हैं। आप हमारे इंडिया के हर प्रदेश में ये काम चल रहा है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये काम चल रहा है और कई अच्छी प्रोग्रेस है हमारे उत्तराखंड से, और जगह की प्रोग्रेस अच्छी आ रही है, कहीं कोई व्यवधान नहीं है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप इसमें हमें इस मीटर लगाने में सहयोग करें। आप बिल्कुल घबराएं नहीं। और जहां तक आप मुझे सुनाई दिया कि इसको प्रीपेड मीटर कहा जा रहा है, प्रीपेड मीटर ये बिल्कुल प्रीपेड नहीं है, स्मार्ट मीटर है। और इसमें कहीं आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई अभी हमारी योजना नहीं है कि इसे प्रीपेड बनाया जाए। पब्लिक से मैं अनुरोध करना है, बिल्कुल घबराए नहीं, हमारा सहयोग करें और ये अच्छे से इस योजना का प्रॉपर तरीके से implement। आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से बढ़ रहे इन्वेस्टमेंट स्कैम्स ने लाखों लोगों का अपना शिकार बनाया है। ये स्कैम्स सस्ती वेबसाइट और नकली रिव्यू प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को पहले छोटे छोटे इनाम देकर भरोसा जीतते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें भारी रकम निवेश करने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही मामला उत्तराखंड से सामने आया है, जहां नैनीताल निवासी एक पीड़ित से सोशल मीडिया में विज्ञापन के जरिए 90 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया है। सोशल मीडिया पर विज्ञापन पर क्लिक करके सीधे व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज गया और वहां पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी की गई। उत्तराखंड एसटीएफ एसएसपी नवनीत सिंह ने इस मामले का खुलासा किया है और बताया है कि 2 लोगों को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से ही बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स ठगों द्वारा सर्कुलेशन में भेजे जाते हैं, जिसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अत्यधिक संख्या में है। इसमें आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के ऑलरेडी जो है जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, या जैसे अगर किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, वो डीमैट अकाउंट की सुविधा देते हैं, उसके माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए। या म्यूचुअल फंड्स हैं, सारे बैंक्स में म्यूचुअल फंड के डेस्क होते हैं। और लेकिन अगर किसी लिंक के माध्यम से कोई इन्वेस्टमेंट का अगर कोई आपको प्रमोट करता है कि ये लिंक में के माध्यम से एक वेबसाइट खुलेगी, आप पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, 6 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से इसमें संभावना रहती है कि साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं। इसमें लगभग 90 लाख की ठगी थी इसमें, और लगभग 3 परिवारों से ये ठगी की गई थी, और इसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे इनसे ठगी की गई थी। तो इसमें हम लोगों ने अकाउंट भी फ्रीज कराए थे, और जो टियर 1 अकाउंट थे, जो मेन इसमें बेनिफिशियरी थे फ्रॉड अमाउंट के, उसको वहाँ से जयपुर से राजस्थान से अरेस्ट किया गया। तो भारत में कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर जेल में बंद कैदी लंबे समय तक इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि उनके मुकदमे की प्रक्रिया कब खत्म होगी। इस बीच उनके रोजमर्रा का जो जीवन है वह काफी प्रभावित और विचलित करने वाला होता है। बहुत से कैदी मानसिक रूप से असामान्य हो जाते हैं। ऐसे में तमाम जगहों पर जेल प्रशासन की ओर से कैदियों को एक सकारात्मक परिवेश देने और उन्हें सजा मिलने के बाद सुधरने का मौका दिया जाता है। इसी कड़ी में देहरादून के सुद्धोवाला जेल में बंद कैदियों के लिए भी जेल प्रशासन ने काफी सकारात्मक रुख अपनाया है। यहाँ पर हर तरह के कैदी सजा काट रहे हैं। सभी प्रकार की कैदियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने और उन्हें सुधारने का एक अच्छा मौका देने का प्रयास जेल प्रशासन के ऊपर होता है। जेल के कर्मचारी इस प्रयास में रहते हैं कि जिस उद्देश्य से यहाँ पर कैदी आए हैं उसे पूरी तरह से पूरा किया जा सके। अब इसी कॉन्सेप्ट पर देहरादून जेल के अधिकारी काम कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि हम अधिकतम बंदियों को उत्पादक श्रम में नियोजित करें, वो यहाँ एक हुनर सीखे जब तक वो जेल में है, रेवेन्यू अपने परिवार के लिए, आजीविका के लिए कुछ अपना धन अर्जित करे, और जब बाहर जाए तो उसके पास एक आजीविका का साधन हो। इसके तहत यहाँ पे फर्नीचर निर्माण बड़े लार्ज स्केल पे चल रहा है। हम जॉब वर्क कर रहे हैं, ब्रांडेड कंपनियों की शर्ट सिल रहे हैं, हम विभिन्न कंपनियों के जो उनके स्टाफ हैं उनकी ड्रेसेस सिल रहे हैं, हम हॉस्पिटल की बेड शीट सिल रहे हैं, हम यहाँ का जो सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है
उसके कपड़े सिल रहे हैं, और हम मोटर बाइंडिंग का काम कर रहे हैं, और हम जो फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं फर्नीचर के, गमला स्टैंड, वो सब हम बना रहे हैं विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए। हर पल कोशिश यही है कि कैसे हम कैदियों को उत्पादक श्रम में नियोजित करें। एक तरफ राहत में कर्ज का बोझ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी की है। कांग्रेस ने सरकार के इस निर्णय पर कहा है कि पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ने से कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ इतनी है कि आम आदमी को राहत देने के लिए क्या कोशिश और कवायद कर रही है राज्य सरकार। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि हर महीने कर्मचारियों को तनख्वाह, पेंशन, भत्ते देने के लिए बाजार से उधार लेने की जरूरत पड़ रही है, जिससे कर्ज के बोझ तले राज्य दबता जा रहा है। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि ऐसे में कहीं वही कहावत उत्तराखंड पर चरितार्थ हो रही है कि आमदनी अठनी और खर्चा रुपया। हम तो चाहते हैं हमारा राज्य अपने पैसे। भारतीय जनता पार्टी के शासन में महंगाई छप्पर फाड़ के बाहर निकल गई है। आप रुपये को देखिए, डॉलर के मुकाबले लुढ़कते ही चला जा रहा है। उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो वेतन भत्ते बढ़ने से हमें कोई गुरेज नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि आम जनता को राहत देने के लिए आप क्या कर रहे हैं। आप विधायकों को राहत दीजिए, मंत्रियों को दीजिए, सांसदों को दीजिए, पूर्व विधायकों को दीजिए, हम क्यों प्रश्न उठाएंगे। लेकिन आम जनता के लिए क्यों आप नहीं सोच रहे हैं। जिस तरह से यहाँ आप स्टेट टैक्सेस को कम कर सकते थे, उस तरफ कोई कदम आप नहीं उठाते। बाजार से हर महीने आप लोन उठाकर यहाँ तनख्वाह और पेंशन और भत्ते का इंतजाम करते हैं। तो इस राज्य में तो वो कहावत चरितार्थ हो रही है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो हम सेल्फ सस्टेनेबल राज्य कब बनेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी है, प्रचंड बहुमत की सरकार आपकी है, आपने मांगी थी जनता से, लेकिन आप आय के कोई और साधन क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं। क्यों इस राज्य को दूसरों के मुंह को ताकना पड़ता है हर बार तनख्वाह और पेंशन देने के लिए। तो हम तो चाहते हैं हमारा राज्य अपने पैरों पे खड़ा हो, सेल्फ सस्टेनेबल हो, उसके बाद जितनी रेवड़ियां बांटनी है बांटिए। ये तो हम प्रदेश में जहां 27 जनवरी 2025 से सम्मान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का कानून लागू हुआ, तो वहीं इस कानून को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अब डोईवाला में अधिवक्ताओं ने एक दिन का कार्य बहिष्कार कर यूसीसी के तहत ऑनलाइन शादी का रजिस्ट्रेशन और वसीयत को पेपरलेस किए जाने की प्रक्रिया को लेकर अपना रोष व्यक्त किया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि इस प्रक्रिया के तहत अधिवक्ताओं को उपरोक्त कार्यों से बाहर किया जा रहा है। वर्तमान समय में काफी संख्या में अधिवक्ता इस कार्य से जुड़े हुए हैं, जो कि इस तरह की व्यवस्था के लागू होने से अपने कार्यों से बाहर हो जाएंगे। अधिवक्ताओं ने डोईवाला उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि इस प्रक्रिया को तुरंत बदला जाए, अन्यथा अधिवक्ताओं द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। सरकार ने जो है वो किया है, यूसीसी के बारे में किया है, ऑनलाइन के बारे में किया है, और जो हमारे विवाह शादी का मसला है, वसीयत का मसला है, रजिस्ट्रियों का मसला है, इसके बारे में जो ऑनलाइन जो इन्होंने लागू करने के लिए किया है, हम जितने भी अधिवक्ता हैं वो इसका विरोध करते हैं। और हो सकता है हमें जो है किसी भी स्टेज पे जाना पड़े, हम हर तरह से जो है इसका विरोध करते रहें। जो है सबसे बड़ी हानि तो ये है कि हमारे जितने भी अधिवक्तागण हैं ये सब बेरोजगार हो जाएंगे और परेशानियां बहुत हैं। घर बैठे जो है काम करेंगे, बहुत से लोग जो है जो व्यापारी लोग हैं और लोग हैं, तो इससे जो है अधिवक्ताओं का शोषण होगा। और एक तरह से आप देखें तो इसका रिजल्ट जो है बाद में निकलेगा। अधिवक्तागण जो भी कार्य करते हैं वो सब सोच समझ के करते हैं, अकॉर्डिंग लॉ करते हैं। उन्हें जो है ये भी ध्यान रहता है कि अगर हमने भी गलत काम किया तो हमें इसका जो है हमें या पार्टी को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ऑनलाइन जो भी काम होगा वो सब बगैर सोचे समझे होगा, वो केवल जो है एक पैसा कमाने की वजह से ही होगा। इसका जो परिणाम होगा आगामी 5-10 सालों के बाद जो है आम जनता को मालूम चलेगा कि ऑनलाइन का अर्थ क्या है। वर्तमान में जो प्रक्रिया लागू की गई है उसमें वसीयत और विवाह पंजीकरण की जो प्रक्रिया थी उसे अधिवक्ताओं को बाहर कर दिया गया। यूसीसी कानून के तहत जो अनमैरिड बच्चे भी होंगे वो भी अपना पंजीकरण करा के एक साथ रह सकते हैं, जिससे जो सामाजिक ताना बाना भारतीय संस्कृति का बना हुआ था वो सारा बिगड़ जाएगा। जिसकी मर्जी होगी वो किसी के साथ भी रजिस्ट्रेशन करा के अपना प्रक्रिया करा के अपने साथ रहने लगेगा।
जो भारतीय संस्कृति का एक ताना बाना था कि आप विवाह करके बाकायदा सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ते थे और एक उसका अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते थे, उससे इस जो परंपरा थी उसको भारी हानि होने जा रही है और लोग अपनी मनमर्जी से जब तक साथ रहना होगा किसी के साथ रहेंगे और जब किसी को छोड़ना होगा तो उससे बाहर हो जाएंगे। अभी इन्होंने वसीयत और विवाह पंजीकरण में ये प्रक्रिया लागू कर दी है और लगातार मंत्रियों के और विभिन्न समाचार पत्रों से ज्ञात हो रहा है कि यह प्रक्रिया यह जो विक्रय विलेख वगैरह की प्रक्रिया थी, दान विलेख थे और अन्य प्रकार की प्रक्रिया थी, उससे भी ऑनलाइन करके ये अधिवक्ताओं को बाहर कर दिया। लगभग राजधानी देहरादून में 15,000 अधिवक्ता हैं। एक अधिवक्ता पे लगभग एवरेज माने तो 5 लोग निर्भर करते हैं, तो लगभग 1 लाख के आसपास लोग अपना जो व्यवसाय था उससे बाहर होने जा रहे हैं। सरकार रोजगार तो दे नहीं पा रही है, लेकिन जिनको रोजगार मिले हुए हैं उनसे भी मतलब समाज को बाहर करती जा रही है। ठीक है, समाज का आधुनिकीकरण होना चाहिए, लेकिन आधुनिकीकरण समाज से ऊपर या समाज को बाहर करके नहीं हो सकता, वो समाज के लिए होता है। जब अधिवक्ता कोई कार्य करता है तो उसके तमाम दस्तावेज को वह जिम्मेदारी से चेक करता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह विलेख जो है, जो दस्तावेज होता है, उसको पूर्ण रूप से वह पंजीकृत कराए। लेकिन अब क्या है, अगर विवाह करना है तो विवाहिक जो जोड़ा है उसकी भी जरूरत नहीं, 2 गवाहों की जरूरत है, उसका पंजीकरण हो जाएगा। या कोई अनमैरिड कपल है, अनमैरिड मतलब कोई जोड़ा है, तो वह 2 गवाहों की उपस्थिति में अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करा के एक साथ रहने लगे। रजिस्ट्री इनका जो सरकार का विचार है वह ये है कि ये CSC सेंटर के माध्यम से कोई भी जाकर एक क्रेता विक्रेता या वहाँ पे गवाह बैठे और उस प्रक्रिया को दर्ज कर दे। इससे क्या होगा, कोई किसको धमका के किस तरह से वो बिना उसके वहाँ पे उसको बिठा ले, उसका कोई बच्चा वो कर ले, वो बैठ के वहाँ पर उसका जो विक्रय पत्र है उसको निष्पादित करवा देगा। अगर वहाँ कचहरी जाता था तो अधिवक्ता के सामने बैठता था, दस्तावेज तैयार होता था, वहाँ सब रजिस्ट्रार के पास जाता था, वहाँ पर जाकर उसके बयान होते थे, प्रॉपर एक प्रक्रिया होती थी। अब क्या होगा, इससे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग किसी को भी किडनैप कर सकते हैं, तमंचे के बल पे या किसी भी तरह से प्रलोभन देके वो आसानी से घर बैठे ही उसको प्रक्रिया को संपन्न करा देगा। इससे तो तमाम जो वाद विवाद है, आपराधिक प्रवृत्तियां हैं, जो धन बल की राजनीति है, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इसको बढ़ावा देंगे। इसके विषय में दोबारा विचार किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। शुक्रवार को पब्लिक इंटर कॉलेज डोईवाला के सहयोग से औद्योगिक स्वायत्तता सहकारिता संस्था के तत्वाधान में वनों में लगने वाली आग और उससे वन संपदा को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए डोईवाला क्षेत्र में जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के द्वारा आग से वन संपदा व वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ वनों को संरक्षित किए जाने का संकल्प भी लिया गया। संस्था की अध्यक्ष आशा कोठारी ने कहा है कि वन्य जीव में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। वन दरोगा चांडी उनियाल ने कहा है कि जैसे कि धीरे धीरे गर्मियां बढ़ती जा रही हैं, वनों में आग लगने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। लोगों को रैली के माध्यम से जागरूक कर उनसे अपील है कि वही जंगलों में आग न लगने दे या कोई भी जली हुई वस्तु जंगलों में ना फेंके, और अगर कोई व्यक्ति किसी को दिखाई देता है जंगलों में किसी भी प्रकार की गतिविधि करता हुआ जिससे जंगलों को हानि पहुंचे, ऐसे लोगों की शिकायत और उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमारा शुरू होने वाला है, गर्मी लगातार बढ़ रही है, जंगलों में आग की घटनाएं होने की संभावना है। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रैली निकाली जा रही है कि कोई भी आदमी जंगलों में आग न लगाए, जरूरी है। और उत्तराखंड देवभूमि से जो है पर्यावरण की जो लहर है ये पूरे विश्व में जो है पूरे विश्व में जाएगी। कल जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि खानपुर विधायक उमेश कुमार के मामले में जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राकेश थपलियाल ने स्वतः संज्ञान लेकर मिसाल कायम की है, निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के द्वारा खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का दल बदल मामले में बचाव करना आपराधिक षड्यंत्र से कम नहीं है। ऐसा विधायक जिसके खिलाफ लगभग 30 मुकदमे भिन्न भिन्न प्रदेशों में दर्ज हैं, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड व पश्चिम बंगाल हो, इसमें संगीन अपराध हों जिसमें यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग, षड्यंत्र, बलपूर्वक भूमि हड़पने, जालसाजी आदि के तहत दर्ज हुए हों, ऐसे व्यक्ति को संरक्षण देकर विधानसभा अध्यक्ष प्रदेश की जनता को धोखा दे रही है। हाईकोर्ट ने जो
न्यायाधीश हैं माननीय श्री राकेश थपलियाल जी, जिस तरह से उन्होंने उमेश प्रकरण में, जो विधायक है खानपुर से, उस प्रकरण में जितनी गंभीरता से उन्होंने उसको लिया है और जितनी शक्ति दिखाई है, निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता के लिए ये सौगात से कम नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी अगर हम बात करें, जो हमारी विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी जी, उमेश शर्मा के प्रति उनका जो एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, निश्चित तौर पे इस प्रदेश को शर्मसार करने का काम कर रहा है। मामला यह कि ऐसा विधायक जिसके ऊपर लगभग 30 मुकदमे कायम हुए हों और वो भी ऐसे यौन शोषण के लेकर ब्लैकमेलिंग, जमीन हथियाने के आपराधिक षड्यंत्र, तमाम जालसाजी के मुकदमे, ऐसे व्यक्ति का बचाव करना निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा कहना है कि क्यों विधानसभा अध्यक्ष जी सॉफ्ट कॉर्नर पा रहे हैं, क्या उनको डर है, क्या ये ऐसी भूमिका क्यों निभा रहे हैं, या अगर उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा दबाव है ऊपर से तो इस्तीफा दे दें। एक स्वस्थ लोकतंत्र है, उसकी स्थापना में काम करें। हमारा कहना यह है कि जो व्यक्ति लगातार सरकार को ब्लैकमेल करने का काम करता हो, और यहाँ से लेकर के मैं अगर इन आपराधिक मामलों की बात करूं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो और वेस्ट बंगाल तक में लगभग जो 30 मुकदमे मैंने बताए हैं, ये सारे के सारे ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी, जमीन हथियाने और तमाम यौन शोषण से संबंधित है। ऐसे व्यक्ति का बचाव करके वो क्या मैसेज देना चाहती है, क्यों वो ऑनरेबल हाईकोर्ट का अनुसरण नहीं कर पा रही है, जब इस मामले में इनका जो मेन मामला ये है कि इनके खिलाफ जो दल बदल का मामला है। एक रविंद्र पन्याला जी, उन्होंने मई 2022 में इनके खिलाफ दल बदल कानून को लेकर के एक याचिका इनके समक्ष दी थी विधानसभा अध्यक्ष जी की, लेकिन आज 2.5 साल से ऊपर हो गया है, विधानसभा अध्यक्ष जी इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारा कहना है कि आप निर्णय कुछ भी दें, उनके पक्ष में दें या खिलाफ दें, वो अलग मैटर हो जाता है, लेकिन 2.5 साल से अधिक समय। चलिए, खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।